नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा साइड। तो दोस्तों, 23 जून को तमाम मोदी विरोधी दलों का बिहार की राजधानी पटना में बैठक हुई थी। जी हां, और जैसे ही वो बैठक हुई, उस बैठक के दौरान जो घटना घटा, उसके एक दिन बाद यानी कल से ही, जी हां, उस बैठक में शामिल 3 प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच जूतम पैजार चालू हो गया है। एक दूसरे को जूता मारना शुरू कर दिया है और यह तो होना ही था, क्योंकि यह तो सभी को पता है कि जो नीतीश कुमार ये विपक्षी एकता का जो ड्रामा, विपक्षी एकता के नाम पर जो ड्रामा करने की कोशिश कर रहा था, वह सफल नहीं होने वाला है। ये पूरे देश के लोग जानता है, क्योंकि वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थिति इस देश में है, जिस तरह का राजनीतिक दलों के नेताओं के अंदर अति महत्वाकांक्षा की भावना है, अधिक से अधिक पाने का जो लालसा है, इन सब के बीच में इस तरह का कोई भी विपक्षी एकता संभव नहीं है। जो लोग इस विपक्षी एकता को 1977 वाला विपक्षी एकता बताने और समझाने का कोशिश कर रहा है, शायद उनकी राजनीतिक समझ या तो 1977 वाला ही है, या वो अभी के वर्तमान की राजनीतिक परिस्थिति को समझने में पूरी तरह से विफल। जी हाँ, और अगर वर्तमान की राजनीतिक परिस्थिति को समझे, वर्तमान में जितने भी क्षेत्रीय दल है उनकी राजनीतिक परिस्थिति को समझे, और फिर राष्ट्रीय पार्टी जो कि इस विपक्षी एकता का प्रमुख धुरी है कांग्रेस पार्टी, उनकी राजनीतिक परिस्थिति को समझे, तो फिर यही निष्कर्ष निकलता है कि यह विपक्षी एकता संभव नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह का कोई विपक्षी एकता होता है जिसका प्रमुख धुरी कांग्रेस पार्टी बनती है, तो इस एकता का मतलब है कि क्षेत्रीय दल जो कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक पे वर्षों से अपना राजनीतिक सत्ता बचाते हुए आ रहे हैं, राजनीति का मलाई खाते हुए आ रहे हैं, उनको उस राजनीति के मलाई और उस राजनीति के सत्ता से दूर जाना पड़ेगा। उनको अपने उस प्रदेश में राजनीतिक जनाधार की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो कतई मंजूर नहीं है इन क्षेत्रीय दलों को। चाहे वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, या तमिलनाडु में एमके स्टालिन, या तेलंगाना में केसीआर, या दिल्ली या पंजाब में आम आदमी पार्टी। वो कतई नहीं चाहेगा कि किसी भी शर्त पे हमारे हाथ से यह प्रदेश निकले। चाहे बिहार में खुद ले लीजिए, बेशक इस विपक्षी एकता का जो सूत्रधार है वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बनने की कोशिश कर रहा है, दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिहार में भी लालू प्रसाद यादव यह नहीं चाहता है कि उनके अलावा कोई भी दूसरा दल या कोई दूसरा नेता बिहार में अपना जनाधार उस तरह का बना पाए या अपनी पहचान बना पाए। जिसका उदाहरण यह है कि अभी अभी बिहार में कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस पार्टी के एक सबसे तेज तर्रार और युवा नेता कन्हैया कुमार के साथ आरजेडी का नेता तेजस्वी यादव मंच साझा करने से मना कर दिया था, और तेजस्वी यादव के भविष्य को बचाने के लिए लालू प्रसाद यादव कांग्रेस पार्टी से डील करके, उनसे समझौता करके बिहार की राजनीति से कन्हैया कुमार को बाहर निकलवाने में सफल हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में जिस तरह का ये एकता का नाटक किया जा रहा है, यह संभव ही नहीं है, यह सभी को पता है। लेकिन इस एकता के नाटक के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई है, खास करके 3 पार्टियों के बीच में, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी, इन तीनों पार्टियों के बीच में जो परिस्थिति पैदा हुई है, अब इसको देख के तो ऐसा लग रहा है जो अगली बैठक शिमला में होने वाली है, उसमें क्या जो ये 14 दल जो शामिल हुए थे इस पटना में, क्या इनमें से 7-8 दल भी शामिल होंगे शिमला में या नहीं होंगे? जी हाँ, क्योंकि इस विपक्षी एकता के दौरान जो कहानी अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था, अब उस कहानी के ऊपर जो प्रतिक्रियाएं आ रही है कांग्रेस की और आज बिहार से आरजेडी पार्टी का आया है, वो बहुत ही गंभीर है। और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली का ऑर्डिनेंस मुद्दा ही इस विपक्षी तथा कथित विपक्षी एकता का कब्र खोदेगी। जी हाँ, दरअसल आप सभी को पता है कि विपक्षी एकता का जब बैठक चल रहा था, उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऑर्डिनेंस मुद्दा को उठाने की कोशिश किया, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर ममता बनर्जी और तमाम नेता वहां पे जो मौजूद थे, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उन सब ने
अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पे फटकार लगाते हुए उनको यह मुद्दा नहीं उठाने दिया, जिससे नाराज होकर अरविंद केजरीवाल पटना से बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए वो दिल्ली वापस चले गए। बैठक में तो रहे, लेकिन जैसे ही बैठक खत्म हुई और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सबका योजना था, उस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से अरविंद केजरीवाल अपने आप को अलग कर लिया और वो दिल्ली चले गए। और वो जब दिल्ली पहुंचे तो उसके बाद ही उन्होंने जो अगली बैठक कांग्रेस पार्टी और इन विपक्षी दलों का जो हिमाचल के शिमला में होने वाली है, लगभग शायद 12 जुलाई या उसी के आसपास में, उस बैठक में शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस पार्टी दिल्ली ऑर्डिनेंस मुद्दा पे अपना स्थिति स्पष्ट नहीं करती है, यानी उनका सिर्फ और सिर्फ कहना है कि या तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करे और नहीं तो फिर मैं इस विपक्षी एकता में शामिल नहीं होऊंगा। उनका एक ही शर्त है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से इस ऑर्डिनेंस मुद्दा पे हमारा समर्थन करे, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए शायद संभव नहीं है। और जैसे ही उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इस ऑर्डिनेंस पे भी अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तब तक मैं किसी भी विपक्षी एकता में शामिल नहीं होऊंगा, विपक्षी एकता की बैठक में शामिल नहीं होऊंगा। दरअसल एक तरह से उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी को धमकाना शुरू कर दिया है। और भला धमकाए भी क्यों नहीं, जितने भी क्षेत्रीय छत्रप है, अगर राजनीति के हिसाब से देखे, सत्ता के हिसाब से देखे, तो उन सब में सबसे अधिक मजबूत फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल है, जिनकी एक राज्यों के अलावा दूसरे राज्य में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में। और उसी को देखते हुए उन्होंने यह शर्त रखा, लेकिन जैसे उन्होंने यह शर्त रखा, तुरंत दिल्ली कांग्रेस का एक बयान आ गया और दिल्ली कांग्रेस का जो नेता है और पूर्व दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष अजय माकन ने भी एक बयान दे डाला अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद। और उन्होंने कहा, अजय माकन ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार किया है तो सजा तो काटनी हो पड़ेगी, यह विधि का विधान है। जी हाँ, दरअसल दिल्ली कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि तुमने जो भ्रष्टाचार किए हो इसके लिए तुम्हें सजा जेल जाना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। और तुम्हारे विपक्षी एकता में शामिल होने से या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है तो कांग्रेसी से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जहां भी सत्ता हासिल किया है वहां कांग्रेस को ही हटाकर सत्ता हासिल किया है। इसलिए कांग्रेसी से बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि अरविंद केजरीवाल के विपक्षी एकता में रहने से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से अजय माकन ने कहा है कि अगर तुम भ्रष्टाचार किए हो तो इसकी सजा तुम्हें काटनी पड़ेगी, ये विधि का विधान है, इससे स्पष्ट हो गया कि दिल्ली ऑर्डिनेंस मुद्दा पे अरविंद केजरीवाल का दिल्ली कांग्रेस तो समर्थन करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि उनका मन है जो अरविंद केजरीवाल का समर्थन करे और उनको विपक्षी एकता में रखे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा दिल्ली कांग्रेस यूनिट और पंजाब कांग्रेस यूनिट बन रही है। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है आला कमान को कि किसी भी मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल का समर्थन करना एक तरह से कांग्रेस पार्टी के दिल्ली और पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में आत्महत्या करने का सम्मान होगा। अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से कोई समर्थन न करे। और शायद यही रुख गांधी परिवार का भी है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने गांधी परिवार को जलील करने का कोशिश किया है बीते समय में, उसे गांधी परिवार शायद भूला नहीं है। और इसलिए गांधी परिवार यह जो मौका है ऑर्डिनेंस का मामला है, इस मामले के बहाने अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से राजनीति से निपटा देना चाहता है और शायद ऐसा ही होगा। लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही अरविंद केजरीवाल को नहीं निपटाना चाह रही है। दरअसल आज कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के इस शर्त के बाद बिहार से आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव शिवानंद तिवारी का भी एक बयान आया और उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को बड़े जोरदार तमाचे मारे, एक तरह से कहिए जो जूते बरसाए हैं उनके ऊपर। जिस तेजस्वी यादव के साथ अरविंद केजरीवाल बाहों में बाहों डाल के फोटो खिंचवा रहे थे, जिस लालू यादव को भ्रष्टाचारी बता रहे थे एक समय में, उसी के नौवीं फेल पुत्र के साथ ऐसे फोटो खिंचवा रहे थे जैसे वो बहुत बड़ा एमटेक या बीटेक होल्डर हो, बहुत बड़ा डिग्रीधारी व्यक्ति हो।
क्योंकि अनपढ़ों के साथ तो अरविंद केजरीवाल को शर्म लगता है, लेकिन इसको तेजस्वी यादव के साथ फोटो खिंचवाने पे या उनके साथ राजनीति करने में किसी तरह का कोई शर्म नहीं लगता है, क्योंकि यह खुद ही एक जलील और बेशर्म व्यक्ति है। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव शिवानंद तिवारी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक हैसियत ही क्या है कि उसके बातों पे कोई गौर करेगा। विपक्षी दलों की बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल के बातों को किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं, क्योंकि उनकी राजनीतिक हैसियत अभी इतनी बड़ी नहीं है कि कोई दूसरा राजनीतिक दल अरविंद केजरीवाल के बातों को गंभीरता से ले। तो एक तरह से आरजेडी ने भी केजरीवाल एंड गैंग को उनकी औकात दिखा दी है। लेकिन अगर हम आरजेडी और अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक हैसियत की बात करें तो कहीं ना कहीं आरजेडी से बहुत ज्यादा बड़ा और कहीं कहीं अधिक बड़ा राजनीतिक हैसियत अरविंद केजरीवाल का है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन वही है, आरजेडी के बड़बोले नेता है तो कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए शिवानंद तिवारी ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का राजनीतिक हैसियत इतना बड़ा नहीं है कि उनके बातों पे कोई विचार करे। दरअसल इस पटना की बैठक से एक चीज स्पष्ट हो गया है कि अब इस बैठक के बाद जितने भी राजनीतिक दल इसमें शामिल हुए थे उनमें से अधिकतर राजनीतिक दलों में आपस में ही जूतम पैजार शुरू होगा, जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने कर दिया है। और आगे देखते जाइए, इसमें संख्या और बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे इसमें संख्या बढ़ेगी वैसी वैसी इस विपक्षी एकता का कब्र खुदना तय है। अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस पार्टी से अलग होना, सिर्फ अरविंद केजरीवाल अलग नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल अगर अलग होता है तो फिर ये जो विपक्षी एकता का जो तथाकथित नाटक नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं, इसके अलग एक तीसरा फ्रंट बनने की प्रबल संभावना हो जाएगी 2024 के चुनाव में। और उसमें कौन कौन शामिल होगा? अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर और हो सकता है तो एमके स्टालिन भी उस तीसरे फ्रंट में ही जाए, क्योंकि इनमें से कोई भी नेता अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को तो किसी भी शर्त पे बर्दाश्त करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए 2-4 सीट भी देने की मूड में नहीं है। और अगर ये लोग अपने क्षेत्र में कांग्रेस को नहीं बर्दाश्त करेगी तो फिर ऐसे भी इस विपक्षी एकता का कब्र खोदना तय है। लेकिन जिस तरह का जूतम पैजार आरजेडी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में शुरू हुआ है, यह इस विपक्षी एकता के लिए तो शुभ संकेत नहीं है। लेकिन हाँ, इस सबसे देश के लोगों का आंख जरूर खुल गया है। देश के लोगों को यह विचार करने पे मजबूर कर दिया इन परिस्थितियों ने कि देखो किस तरह के अवसरवादी नेता और अवसरवादी दल ये विपक्षी एकता करना चाह रहा है अपने अपने शर्तों पे। इनका देश के लोगों से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ विपक्षी एकता अपने हित के लिए, अपने पार्टी के हित के लिए करना है। अगर इनकी हित और इनके पार्टी के हित के ऊपर अगर चर्चा नहीं होती है विपक्षी एकता में, तो वह विपक्षी एकता में यह राजनीतिक दल कभी भी शामिल नहीं होंगे। यह केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।